अन्य छात्रवृत्ति कोष अब केवल एक साधारण पहल नहीं रह गया था। कुछ ही महीनों में यह एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेने लगा। भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग इस योजना से जुड़ने लगे। कॉरपोरेट कंपनियां, छोटे व्यापारी, यहां तक कि सामान्य नागरिक भी इसमें दान देने लगे। लोग कहते, अगर राजीव मल्होत्रा जैसा आदमी बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में भी नए नए शिक्षा केंद्र खुलने लगे। इन केंद्रों में न सिर्फ बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती, बल्कि उन्हें भाषाएं, कंप्यूटर और कला जैसी अतिरिक्त शिक्षा भी दी जाती। राजीव ने घोषणा की, यह कोष केवल पैसे देने तक सीमित नहीं रहेगा। यह बच्चों को आत्मविश्वास, कौशल और अवसर देगा। समाज में एक नई लहर उठी। मीडिया ने इसे भारत का शिक्षा पुनर्जागरण कहना शुरू कर दिया। मीरा और अन्य जब इन केंद्रों का दौरा करतीं, तो बच्चों की आंखों में चमक देखकर उनकी सारी थकान मिट जाती। कई बच्चे अन्या को गले लगाकर कहते, दीदी, आपके कारण हमारे सपनों को पंख मिले हैं। राजीव अक्सर पीछे खड़ा होकर यह दृश्य देखता। पहले वह सोने चांदी और महंगी घड़ियों में गर्व ढूंढता था। अब उसे गर्व बच्चों की मुस्कान में मिलता था। उसकी आत्मा जानती थी कि यह बदलाव स्थायी है। अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं था। एक साल बाद मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजारों लोग उपस्थित थे, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, शिक्षक, छात्र और मीडिया के प्रतिनिधि। स्टेज पर बड़े अक्षरों में लिखा था, शिक्षा से परिवर्तन। राजीव मल्होत्रा अब भी वही व्यक्ति था, लेकिन उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। महंगे सूट और घमंड की जगह अब उसके चेहरे पर सरलता और आत्मविश्वास था। जब वह मंच पर पहुंचा, पूरा हॉल खड़ा होकर तालियों से गूंज उठा। उसने शांत स्वर में कहा, मैं आज यहां किसी उद्योगपति के रूप में नहीं, बल्कि एक विद्यार्थी के रूप में खड़ा हूं। एक ऐसा विद्यार्थी जिसे एक 12 साल की बच्ची ने सिखाया कि असली ताकत अहंकार में नहीं, बल्कि इंसानियत में है। भीड़ सन्नाटे में उसकी बात सुन रही थी। फिर उसने हाथ से इशारा किया और अन्या को मंच पर बुलाया। छोटी सी ड्रेस में, मासूम मगर आत्मविश्वासी चेहरा लिए अन्या मंच पर आई। तालियों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। अन्या ने माइक पकड़कर कहा, मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूं। मैं बस एक बच्ची हूं, जिसने अपनी मां के संघर्ष से यह सीखा कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हर इंसान किसी एक बच्चे का हाथ थाम ले, तो कोई भी बच्चा अंधेरे में नहीं रहेगा। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि पूरा हॉल भावुक हो उठा। कई उद्योगपति, जो अब तक शिक्षा को केवल दान का काम समझते थे, अब उसे अपना कर्तव्य मानने लगे। राजीव की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि असली विरासत दौलत नहीं, बल्कि वह रोशनी है जो अगली पीढ़ी के लिए छोड़ी जाती है। सम्मेलन समाप्त होने के बाद भी लोगों की तालियों की गूंज देर तक हॉल में बनी रही। पत्रकार लगातार फोटो खींच रहे थे, बच्चे अन्या के आसपास इकट्ठा होकर उससे बातें कर रहे थे। राजीव थोड़ी दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व की चमक थी, लेकिन यह गर्व उसके अहंकार का नहीं, बल्कि अपने जीवन के नए अर्थ का था। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। बरसों की कड़वाहट और अपमान उसके दिल में अब भी जिंदा थे, लेकिन आज उसकी आंखों में शांति थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आज पहली बार लगा कि तुम्हारे भीतर का इंसान जागा है। राजीव ने झुककर कहा, मीरा, अगर यह बदलाव आया है तो सिर्फ तुम्हारी मेहनत और अन्या की हिम्मत की वजह से। मैंने तुम्हें सालों तक नीचा दिखाया, लेकिन आज तुम और तुम्हारी बेटी ने मुझे ऊंचा उठाया है। मीरा की आंखें भर आईं। यह वही आदमी था जिसने कभी उसे इंसान तक नहीं समझा था। और आज वही आदमी उसके सामने आभार और सम्मान से झुका खड़ा था। अन्या दौड़कर दोनों के बीच आ गई। उसने एक हाथ मां का और एक हाथ राजीव का पकड़ लिया। अब हमें झगड़ने की जरूरत नहीं है। हमें मिलकर उन बच्चों के लिए काम करना है जिनके पास कोई सहारा नहीं है। यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। 3 लोग, एक अहंकारी उद्योगपति, एक साधारण नौकरानी और एक मासूम बच्ची, अब मिलकर समाज के लिए आशा की नई किरण बन चुके थे। राजीव ने गहरी सांस ली और पहली बार अपने दिल से मुस्कुराया। उसे लगा, यही उसकी असली जीत है।
वक्त बीतता गया। राजीव मल्होत्रा का नाम अब केवल व्यापारिक सफलता से नहीं, बल्कि समाज सेवा और शिक्षा आंदोलन से जुड़ गया। जहां कभी लोग उसे अहंकारी और निर्दयी कहते थे, अब वही लोग उसे परिवर्तन का प्रतीक कहने लगे। मीरा अब सैकड़ों कर्मचारियों की प्रेरणा बन चुकी थी। वह हर उस औरत के लिए उदाहरण थी, जिसे कभी नीचा समझा गया था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। अन्या बड़ी होती गई। उसके सपने भी बड़े होने लगे। वह चाहती थी कि दुनिया का हर बच्चा, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, शिक्षा से वंचित न रहे। वह कहती थी, ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधेरे को मिटा सकता है। कभी जो कहानी अपमान, दर्द और अहंकार से शुरू हुई थी, वह अब आशा, इंसानियत और बदलाव की मिसाल बन चुकी थी। इस पूरी यात्रा ने यह साबित कर दिया, एक बच्ची की मासूमियत, एक माँ का धैर्य और एक आदमी का पश्चाताप मिलकर समाज की दिशा बदल सकते हैं। राजीव, मीरा और अन्या अब सिर्फ 3 इंसान नहीं थे। वे एक संदेश थे कि इंसान अगर चाहे तो खुद को बदल सकता है, और उसी बदलाव से दुनिया भी बदल सकती है। उस रात क्लब से बाहर निकलते समय राजीव मल्होत्रा के भीतर कुछ बदल चुका था। जहां पहले वह अपने दोस्तों की हंसी और तानों से बिखर जाता, अब उसने महसूस किया कि यह हंसी सिर्फ खोखलेपन का शोर है। वह कार में बैठा, खिड़की से बाहर मुंबई की सड़कों को देखता रहा। गाड़ियों की भीड़, ठेले पर काम करते मजदूर, चाय की दुकानों पर खड़े विद्यार्थी, सबकी जिंदगी कठिन थी, मगर उनमें एक सच्चाई थी। जबकि उसकी पुरानी दुनिया, क्लब, शराब, दिखावे के सौदे, सिर्फ एक झूठी चमक थी। अगले ही दिन उसने फैसला लिया। उसने अपने तथाकथित पावर सर्कल से दूरी बना ली। अब वह उन बैठकों में नहीं जाता जहां लोग केवल पैसे और ताकत की बातें करते। उसने कहा, अगर मुझे समय देना है तो मैं उन बच्चों को दूंगा जिनकी आंखों में सीखने की भूख है। उन लोगों को दूंगा जो सच्चाई से जीते हैं। धीरे धीरे उसके दिन बदलने लगे। जहां पहले शामें महंगे रेस्टोरेंट्स और पार्टियों में गुजरती थीं, अब वह झुग्गियों में जाकर बच्चों को किताबें बांटता। जहां पहले उसकी बातचीत करोड़ों के सौदों पर होती थी, अब वह मजदूरों और रिक्शा वालों से उनके जीवन की कहानियां सुनता। लोग कहते, राजीव मल्होत्रा पागल हो गया है। लेकिन राजीव जानता था कि वह पहली बार सही रास्ते पर चल रहा है। उसके भीतर अब एक अजीब हल्कापन था। अहंकार का बोझ उतर चुका था, और उसकी जगह एक नई रोशनी ने ले ली थी, वह रोशनी जो उसे अन्या ने दिखाई थी। राजीव मल्होत्रा का यह बदलाव अब केवल उसकी निजी जिंदगी तक सीमित नहीं रहा। अन्या से किए गए वादे को निभाने के लिए उसने अपने साम्राज्य की एक नई नींव रखी, अन्या छात्रवृत्ति कोष। शुरुआत में यह सिर्फ 10 बच्चों के लिए था। गरीब इलाकों से चुने गए बच्चे, जिनके माता पिता रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे या घरेलू नौकर थे। उनकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन जेबें खाली थीं। राजीव ने घोषणा की, अब कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे यह कोष फैलने लगा। पहले 10, फिर 100 और फिर हजारों बच्चे इसमें शामिल हो गए। मुंबई से शुरू हुई यह पहल पूरे महाराष्ट्र और फिर भारत के अलग अलग राज्यों तक पहुंच गई। समाचार पत्रों में सुर्खियां छपने लगीं। एक उद्योगपति ने बदली हजारों बच्चों की तकदीर। राजीव मल्होत्रा का नया चेहरा, अहंकार से इंसानियत की ओर। मीरा हर दिन यह सब देखकर हैरान रह जाती। वह सोचती थी कि जिसने कभी उसे इंसान नहीं समझा, वही आदमी आज दूसरों को इंसानियत का मूल्य सिखा रहा है। अन्या अक्सर उन बच्चों से मिलती जिन्हें छात्रवृत्ति मिली थी। जब वे बच्चे उसे दीदी कहकर गले लगाते, तो उसकी मुस्कान सबसे बड़ी जीत बन जाती। राजीव के लिए यह केवल दान नहीं था, यह उसकी आत्मा का पुनर्जन्म था। हर बच्चे की मुस्कान उसे यह याद दिलाती कि उसने सही रास्ता चुना है। मीरा, जो बरसों तक उस इमारत के कोनों में झाड़ू पोंछा करती रही थी, अब उसी इमारत के मीटिंग हॉल में एक नए रूप में बैठी थी। राजीव ने अपनी पहली शर्त पूरी की थी, उसने मीरा को कंपनी में मानव संसाधन प्रमुख, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, बना दिया। शुरुआत में कर्मचारियों को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या? वही मीरा जो कभी टॉयलेट साफ करती थी, अब हमारी बॉस है? कई लोग चुपचाप कानाफूसी करने लगे।
लेकिन मीरा ने सबको अपने काम से जवाब दिया। उसने कर्मचारियों के लिए नए नियम बनाए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। हर कर्मचारी, चाहे वह चपरासी हो या मैनेजर, सबको समान इज्जत मिलेगी। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यह औरत, जिसे कभी नीचा समझा गया था, असल में नेतृत्व की असली ताकत रखती है। उसकी सादगी और संवेदनशीलता ने पूरे स्टाफ का दिल जीत लिया। मीरा का केबिन अब साफ सुथरा और सजीव था। दीवार पर सिर्फ एक तस्वीर लगी थी, अन्या की मुस्कुराती हुई तस्वीर, जो उसे हर पल याद दिलाती थी कि यह बदलाव उसकी बेटी की वजह से आया है। कभी जो औरत अपने पैरों को छुपाकर सफाई करती थी, अब उसी औरत के सामने लोग कुर्सी खींचकर बैठते और उसकी राय सुनते। यह सिर्फ पद परिवर्तन नहीं था, यह सम्मान की पुनर्स्थापना थी। मीरा ने महसूस किया कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या काम से नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान और ईमानदारी से होती है। राजीव मल्होत्रा की कंपनी अब पहले जैसी नहीं रही। जहां कभी उसका ऑफिस डर और आदेशों से चलता था, अब वहां संवाद और सहयोग का माहौल बनने लगा। राजीव, जो पहले अपने कर्मचारियों से दूरी बनाकर रखता था, अब अक्सर उनके बीच बैठकर बातें करता। वह मीटिंग रूम में केवल फैसले सुनाने नहीं, बल्कि सवाल पूछने आता। तुम्हारे हिसाब से हम कैसे बेहतर काम कर सकते हैं? यह सुनकर कर्मचारी हतप्रभ रह जाते, क्योंकि पहले तो उनकी राय मायने ही नहीं रखती थी। राजीव ने नए नियम लागू किए। हर कर्मचारी के साथ साप्ताहिक बातचीत होगी। किसी की समस्या हो तो सीधा उसके दरवाजे पर दस्तक दी जा सकती है। वह अब बॉस नहीं, बल्कि लीडर बनना चाहता था। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। कंपनी का माहौल हल्का और सकारात्मक हो गया। जहां पहले डर के कारण लोग चुप रहते थे, अब वे खुलकर अपने विचार रखते थे। काम की गुणवत्ता और परिणाम दोनों बढ़ने लगे। राजीव की मुस्कान अब नकली नहीं थी। जब वह कर्मचारियों के बीच हंसता था, तो उसकी आंखों में भी वही चमक होती थी। लोगों को लगने लगा कि यह वही आदमी है, मगर भीतर से बिल्कुल बदल चुका है। मीरा अक्सर यह सब देखती और मन ही मन सोचती, जिस आदमी ने कभी इंसानियत की कद्र नहीं की, वही अब दूसरों को इंसानियत सिखा रहा है। शायद यही सच्चा चमत्कार है। लाइब्रेरी का पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। चारों ओर बच्चे पढ़ाई में डूबे थे। उनके बीच बैठा राजीव मल्होत्रा अपने जीवन का सबसे अजीब अनुभव कर रहा था। जिस आदमी के लिए एक कॉल पर करोड़ों का सौदा पक्का हो जाता था, अब वह होला, कोमो एस्टास जैसे सरल वाक्यों पर अटक रहा था। उसका माथा पसीने से भीग जाता, हाथ कांपते और गला सूख जाता। कई बार वह झुंझलाकर किताब बंद कर देता। ये मुझसे नहीं होगा। मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? लेकिन जैसे ही वह हार मानने लगता, उसे अन्या की दृढ़ आवाज याद आती। उम्र से नहीं, लगन से तय होता है कि इंसान कितना सीख सकता है। उसके कानों में यह वाक्य गूंज उठता और वह फिर से किताब खोल लेता। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। सुबह ऑफिस जाने से पहले वह आधा घंटा अभ्यास करता। रात को महंगी वाइन और पार्टियों की जगह अब वह शब्दकोश और नोटबुक के साथ बैठता। लाइब्रेरी में बच्चे उसे देखकर हंसते। अरे अंकल, ब और व में फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। राजीव मुस्कुरा देता। पहले जहां वह अपमान पर आग बबूला हो जाता था, अब वह इन हंसी ठिठोली को विनम्रता से सह लेता था। यह वह यात्रा थी जिसने उसे पहली बार यह एहसास कराया कि असली ताकत दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने की हिम्मत रखने में है। उसकी आत्मा, जो बरसों से अहंकार की कैद में थी, धीरे धीरे मुक्त होने लगी थी। राजीव मल्होत्रा का सीखने का सफर अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। उसने ठान लिया कि भाषा केवल कक्षा में नहीं, बल्कि लोगों से मिलकर ही सीखी जा सकती है। एक दिन वह लाइब्रेरी से बाहर निकला और सड़क किनारे खड़े एक टैक्सी ड्राइवर से बात करने लगा। वह आदमी उर्दू और अरबी का जानकार था। भाई, मुझे कुछ नए शब्द सिखाओ। ड्राइवर पहले तो हंसा, आप जैसे बड़े आदमी हमसे सीखेंगे? राजीव ने झिझक कर कहा, आहा, अब बड़े और छोटे का फर्क नहीं देखता, बस सीखना चाहता हूं। दूसरे दिन उसने एक छोटे से ढाबे में खाना खाया। ढाबे का मालिक बांग्लादेश से आया हुआ था और टूटी फूटी हिंदी बोलता था।
राजीव ने उससे भी कुछ शब्द सीखने शुरू कर दिए। वह घंटों बैठा रहता और ढाबे के लोग हैरान होकर देखते कि एक अरबपति उनके बीच बैठा नोटबुक में लिख रहा है। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। जहां पहले वह केवल बड़े बड़े कॉर्पोरेट मीटिंग्स और 5 स्टार पार्टियों में जाता था, अब वह सड़कों, चाय की दुकानों और बस स्टॉप्स पर आम लोगों के बीच बैठने लगा। हर इंसान उसका शिक्षक बन गया। टैक्सी ड्राइवर ने उसे अरबी के शब्द सिखाए। एक बुजुर्ग रिक्शा वाले ने उसे संस्कृत के श्लोक याद करवाए। और एक प्रवासी मजदूर ने उसे थोड़ी सी चीनी भाषा सिखाई। राजीव हर बार नोटबुक में लिखता और मुस्कुराकर कहता, आज मैं नया हो गया। यह वही आदमी था जो कभी सोचता था कि केवल दौलत ही सब कुछ है। अब उसने समझा कि ज्ञान हर कोने में है, किसी किताब में, किसी गली में और किसी साधारण इंसान के भीतर भी। उसकी आंखों से अहंकार का पर्दा हट रहा था और जीवन का असली रंग सामने आ रहा था। राजीव मल्होत्रा की इस नई आदत की चर्चा अब केवल सड़कों और लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रही। यह खबर उसके पुराने कारोबारी दोस्तों तक भी पहुंच गई। एक शाम उसे शहर के एक आलीशान क्लब में बुलाया गया। वही क्लब जहां कभी राजीव शराब के गिलास और बड़े बड़े सौदों के बीच राज करता था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसके कुछ पुराने दोस्त जोर से हंस पड़े। अरे राजीव, सुना है आजकल तुम बच्चों के साथ ABCD पढ़ रहे हो। कभी करोड़ों का सौदा करने वाला आदमी अब होला अमीगो बोलकर गर्व करता है। क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया है क्या? कमरा ठहाकों से गूंज उठा। राजीव पहले चुप रहा। उसने सोचा, अगर यह कुछ महीने पहले की बात होती तो वह गुस्से में मेज पटक देता और सबको अपमानित कर देता। लेकिन आज उसकी आंखों में शांति थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ, सही सुना तुमने। मैं सचमुच बच्चों के साथ बैठता हूं, टैक्सी ड्राइवर से सीखता हूं और ढाबे के मजदूरों से भी। क्योंकि ज्ञान वही है जहां लोग सच्चाई से जीते हैं। तुम लोग शायद यह कभी नहीं समझ पाओगे। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें ऐसी गहराई थी कि ठहाके पल भर को थम गए। एक दोस्त ने फिर ताना कसा, राजीव, तुम पागल हो गए हो। यह सब करने से तुम्हारी इमेज गिर जाएगी। राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर इमेज अहंकार पर बनी है तो उसे गिर जाना ही चाहिए। अब मुझे लोगों के सामने बड़ा नहीं दिखना, बल्कि अपने आप के सामने इंसान बनना है। क्लब का माहौल अचानक बदल गया। कुछ लोग चुपचाप उसकी तरफ देखने लगे। पहली बार राजीव मल्होत्रा की जुबान से निकले शब्द किसी सौदे की भाषा नहीं, बल्कि इंसानियत की गवाही बन गए थे। राजीव मल्होत्रा, जो अब तक अपने शब्दों से लोगों को तोड़ता आया था, पहली बार खुद टूटने की कगार पर था। उसके भीतर कुछ दरकने लगा था, वह नकाब जो बरसों से उसने अपने चेहरे पर चढ़ा रखा था। मीरा हतप्रभ थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी का साहस और ज्ञान इतने बड़े आदमी को झुका सकता है। उसकी आंखों से गर्व और सुकून के आंसू बहते रहे। राजीव धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उसके कदमों में अब वह भारीपन नहीं था जो सत्ता और अहंकार से आता है, बल्कि कमजोरी और पश्चाताप का बोझ था। वह मीरा की ओर मुड़ा। उसकी आवाज धीमी थी, कांपती हुई। मीरा, आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ एक नौकरानी समझा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी इज्जत, सबको कुचलता रहा। लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली इंसानियत किसे कहते हैं। मीरा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। यह वही आदमी था जिसने अभी कुछ देर पहले उसे और उसकी बेटी को अपमानित किया था। राजीव ने गहरी सांस ली और पहली बार अपने सिर को झुका दिया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ये शब्द सुनकर कमरे की हवा जैसे थम गई। एक करोड़पति उद्योगपति, जो कभी किसी के आगे झुकता नहीं था, अब एक सफाईकर्मी से माफी मांग रहा था। अन्या की आंखों में हल्की मुस्कान आई। उसने महसूस किया कि ज्ञान ने अहंकार पर जीत हासिल कर ली है। राजीव की झुकी हुई नजरें अब भी जमीन पर थीं। उसके लिए यह क्षण असहनीय था, लेकिन साथ ही यही क्षण उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। अन्या ने पांडुलिपि को धीरे से मेज पर रखा और शांत स्वर में बोली, सर, अगर आप सचमुच माफी चाहते हैं तो केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित कीजिए।
राजीव ने हैरानी से उसकी ओर देखा। यह बच्ची न केवल बोलने में परिपक्व थी, बल्कि सोच में भी गहरी थी। क्या चाहती हो तुम? उसने थकी हुई आवाज में पूछा। अन्या ने 3 उंगलियां उठाईं। 3 शर्तें हैं। कमरा फिर से भारी हो गया। मीरा घबराकर बोली, बेटी, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। लेकिन अन्या की आंखें दृढ़ थीं। पहली शर्त, आप मेरी मां को उसकी मेहनत और इज्जत के लायक नौकरी देंगे। सिर्फ सफाई कर्मी नहीं, बल्कि एक ऐसा काम जहां लोग उसे सम्मान से देखें। राजीव ने चुपचाप सिर हिलाया। दूसरी शर्त, आप गरीब बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति कोष बनाएंगे, ताकि जिनके पास पैसे नहीं हैं, वे भी शिक्षा पा सकें। ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से किताबों से दूर न हो। राजीव की सांस भारी हो गई। उसके चेहरे पर गहरी सोच उभर आई। अन्या ने तीसरी उंगली उठाई। और तीसरी शर्त, आप खुद एक नई भाषा सीखेंगे, ताकि आपको पता चले कि असली ज्ञान कैसा होता है और मेहनत का मूल्य क्या है। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। राजीव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था, अगर अब उसने झूठ बोला तो वह खुद के सामने हमेशा के लिए गिर जाएगा। उसने धीरे से सिर हिलाया और बमुश्किल कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं। मीरा अवाक रह गई। उसकी आंखों से फिर आंसू बहे, इस बार डर के नहीं, बल्कि विश्वास के। राजीव मल्होत्रा ने जब उन तीनों शर्तों को मान लिया, तो उसे लगा मानो उसने खुद अपने ही साम्राज्य को चुनौती दे दी हो। लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी शांति भी थी। शायद जिंदगी में पहली बार उसने झुककर कुछ सच्चा स्वीकार किया था। कुछ ही दिनों बाद राजीव ने अपनी आदतों में बदलाव लाना शुरू किया। शहर के एक पुराने पब्लिक लाइब्रेरी में, जहां आमतौर पर गरीब और मिडिल क्लास बच्चे पढ़ने आते थे, वहां अब एक अरबपति उद्योगपति भी बैठने लगा। कुर्सी पर बैठा राजीव, जिसके सूट की कीमत हजारों डॉलर थी, अब बच्चों की किताबें खोलकर अल्फाबेट सीख रहा था। वह एक नई भाषा, स्पेनिश, सीखने की कोशिश कर रहा था। लोग हैरान थे। कुछ हंसे, कुछ ने ताने कसे। देखो, यह वही आदमी है जो कभी अपने नौकरों को इंसान नहीं समझता था। अब बच्चों के साथ ABC पढ़ रहा है। राजीव ने सुना, मगर अनसुना कर दिया। हर बार जब उसे थकान होती या हार मानने का मन करता, उसकी आंखों के सामने अन्या का चेहरा उभर आता, वह दृढ़ और मासूम चेहरा, जिसने उसे आईना दिखाया था। अन्या भी कभी कभी लाइब्रेरी आती। वह राजीव के बगल में बैठकर उसकी नोटबुक देखती और मुस्कुराकर कहती, गलत है, सर। यह ऐसे लिखा जाता है। राजीव, जिसने कभी किसी से डांट सुनी तक नहीं थी, अब एक 12 साल की बच्ची से डांट खाकर भी मुस्कुरा देता था। उसके भीतर अहंकार का बोझ हल्का होने लगा था। मीरा दूर से यह सब देखती और उसकी आंखें भर आतीं। उसे यकीन हो रहा था कि शायद भगवान ने उसकी बेटी को भेजा ही इसीलिए है, किसी अमीर आदमी को इंसान बनाना सिखाने के लिए। अन्या ने गहरी सांस ली और पांडुलिपि का पहला पन्ना खोला। उसकी आंखें उन प्राचीन अक्षरों पर ठहर गईं, मानो वे उसे किसी गुप्त भाषा में पुकार रहे हों। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी अपनी बेटी को इतने आत्मविश्वास से किसी चीज को देखते नहीं देखा था। राजीव पीछे झुककर कुर्सी पर बैठ गया, होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान। चलो, शुरू करो। देखते हैं तुम्हारी यह 9 भाषाओं वाली कहानी कितनी सच्ची है। अन्या ने पन्ने पर उंगली फेरते हुए धीरे से पढ़ना शुरू किया। यह हिस्सा संस्कृत में है। यहां लिखा है, सत्य ही सबसे बड़ा धन है और ज्ञान ही सबसे सच्चा साथी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। राजीव के चेहरे पर हल्की बेचैनी उभर आई। अन्या ने आगे बढ़ते हुए पांडुलिपि के दूसरे हिस्से को देखा। यह अरबी में लिखा गया है, किसी भी इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या दौलत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। अब राजीव की भौहें सिकुड़ गईं। उसे लगा जैसे यह शब्द सीधे उसी की तरफ इशारा कर रहे हों। अन्या ने अगली पंक्ति को फ्रेंच में पढ़ा और उसका अनुवाद किया। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन विनम्रता उसकी आंखें खोल देती है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे।
यह उसकी बेटी नहीं, मानो कोई दूत था जो सदियों पुरानी सच्चाई को जिंदा कर रहा था। राजीव की ठोड़ी कांपने लगी। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। वह पसीना पसीना हो गया, मानो हर शब्द उसकी आत्मा पर चोट कर रहा हो। अन्या ने पांडुलिपि बंद की, उसकी आवाज शांत थी लेकिन भीतर गूंज रही थी। सर, यह कागज आपको बताता है कि असली ताकत ज्ञान और इंसानियत में है, न कि पैसे और अपमान में। कमरे की हवा भारी हो गई। राजीव, जो अब तक सबको नीचा दिखाकर मजा लेता था, पहली बार खुद को नीचा महसूस कर रहा था। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई मानो समय थम गया हो। राजीव मल्होत्रा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी ताकत साबित की थी, अब अपनी ही कुर्सी पर कांप रहा था। अन्या की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। असली ताकत ज्ञान और इंसानियत में है, न कि पैसे और अपमान में। उसने अपनी नजरें पांडुलिपि पर दोबारा डाली। वे शब्द, जो पहले उसके लिए सिर्फ मजाक का जरिया थे, अब उसके सामने आईना बनकर खड़े थे। उस आईने में उसे अपनी असली सूरत दिखाई दे रही थी, अहंकार से भरा, खालीपन से घिरा और बेहद अकेला। मीरा चुपचाप खड़ी थी। उसके दिल में डर अब भी था, मगर बेटी पर गर्व की लहरें भी उमड़ रही थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बच्ची उन शब्दों को जिंदा कर देगी, जिनसे बड़े बड़े विद्वान हार मान चुके थे। राजीव का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से और शर्म को छुपाने के लिए अपने माथे से पसीना पोंछा। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि एक 12 साल की बच्ची उसके भीतर की सच्चाई को बेनकाब कर रही है। उसने कांपती आवाज में कहा, यह तो संयोग है। तुमने बस कुछ शब्द पहचान लिए। यह असली अर्थ नहीं है। लेकिन अन्या ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, संयोग नहीं है, सर। यह सच्चाई है। और सच्चाई हमेशा डराती है, क्योंकि उसे छुपाया नहीं जा सकता। ये शब्द किसी तलवार की तरह राजीव के दिल में उतर गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह चाहता था कुछ कहे, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। कमरे की दीवारें, जो अब तक उसकी सत्ता और ताकत का प्रतीक थीं, अब उसके चारों ओर कैदखाना सी लग रही थीं। राजीव पहली बार अपने अहंकार के बोझ तले दबने लगा। अन्या की मासूम मगर दृढ़ आवाज कमरे में गूंज रही थी। सर, दौलत और ताकत कभी भी इंसान की असली पहचान नहीं होती। असली पहचान उसके शब्दों, उसके कर्म और उसके दिल से बनती है। ये वाक्य मानो सीधे राजीव की आत्मा पर प्रहार कर रहे थे। वह आदमी, जिसने अपनी जिंदगी अपमान और अहंकार में गुजारी थी, अब एक 12 साल की बच्ची के सामने निरुत्तर था। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू अपमान के नहीं, बल्कि गर्व और राहत के थे। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाने का मन किया, लेकिन उस पल उसे लगा कि अन्या अब सिर्फ उसकी बेटी नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य की आवाज बन चुकी है। राजीव ने कांपते हुए अपनी नजरें झुका लीं। उसका गला सूख गया था। होंठ हिले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पाए। वह खुद से ही सवाल करने लगा, क्या सचमुच मैं इतना बड़ा आदमी हूं? या फिर मैं सिर्फ एक अमीर मगर खोखला इंसान हूं? कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। अन्या की छोटी काया मानो रोशनी का स्तंभ बनकर खड़ी थी, और राजीव की विशाल सत्ता उस रोशनी के सामने बौनी लग रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने धीमे स्वर में कहा, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई बच्ची मुझे आईना दिखा सकती है। यह पहला मौका था जब राजीव मल्होत्रा की आवाज में घमंड नहीं, बल्कि एक हल्की सी कंपकंपी थी। यह उस आदमी की आवाज थी, जो अपने भीतर दरकने लगा था। अन्या ने पांडुलिपि को धीरे धीरे मेज पर फैलाया। उसकी आंखें कागज पर उकेरे गए अजीब अजीब चिन्हों पर टिक गईं। कुछ अक्षर संस्कृत जैसे थे, कुछ अरबी की लिपि में, तो कहीं फारसी और चीनी के चिन्ह मिले जुले दिखाई दे रहे थे। राजीव कुर्सी पर बैठा उसे गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर वही तिरस्कार भरी मुस्कान थी। क्या समझ आई? कुछ पढ़ पाई? मत भूलो, बड़े बड़े प्रोफेसर तक हार मान चुके हैं। मीरा का दिल धक धक कर रहा था। उसने बेटी की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाई, बेटी, कुछ मत बोलना। चुप रहो। लेकिन अन्या ने सिर उठाया और गहरी नजर से कागज को देखा।
उसकी आंखों में अब डर की जगह जिज्ञासा और आत्मविश्वास की हल्की चमक उभर आई थी। राजीव ने जोर से हंसते हुए कहा, देखा? चुप हो गई। मैं जानता था। यह भी तुम्हारी तरह है, मीरा, औसत से भी नीचे। यही तो सच्चाई है। गरीबों की औलाद कभी कुछ नहीं कर सकती। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराई और गूंज उठी। मीरा ने आंखें बंद कर लीं, उसके गाल पर अपमान के आंसू लुढ़कने को तैयार थे। लेकिन उसी पल अन्या ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, बल्कि दृढ़ता की चमक थी। सर, उसने शांत मगर साफ आवाज में कहा, आप खुद भी तो इसे नहीं पढ़ पाए ना? राजीव की मुस्कान पल भर के लिए थम गई। उसने सोचा था, यह बच्ची डरकर चुप हो जाएगी। पर उसकी यह मासूम सी तर्क ने पहली बार उसके भीतर एक हल्की चुभन पैदा कर दी। कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। मीरा ने आश्चर्य से बेटी की ओर देखा। और राजीव, जो अब तक शिकारी था, पहली बार खुद को शिकार महसूस करने लगा। राजीव कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे की मुस्कान सिकुड़ गई, मगर उसने तुरंत अपनी अकड़ वापस पाई। तुम मुझसे सवाल कर रही हो? उसने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा। जानती हो मैं कौन हूं? इस देश का सबसे ताकतवर उद्योगपति। अन्या ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उसमें अजीब सी दृढ़ता थी। ताकतवर होना और समझदार होना दोनों अलग बातें हैं, सर। मीरा घबराकर कांपने लगी। उसने बेटी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर अन्या ने धीरे से अपनी उंगली छुड़ा ली। उसकी आंखें चमक रही थीं। राजीव गुस्से में हंस पड़ा। तो तुम कह रही हो कि मैं समझदार नहीं हूं? पूरे मुंबई, पूरे भारत में मेरी इज्जत है। अन्या ने बिना डरे कहा। इज्जत डर से मिल सकती है, लेकिन सम्मान सिर्फ इंसानियत से। यह सुनते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। मीरा का दिल धड़कना बंद सा हो गया। उसने बेटी को खींचकर पीछे करना चाहा, मगर अब देर हो चुकी थी। राजीव की आंखें सिकुड़ गईं। उसके भीतर क्रोध और अविश्वास का तूफान उमड़ रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह छोटी बच्ची उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को चुनौती दे रही है। उसने पांडुलिपि फिर से उसकी ओर धकेल दी। ठीक है, वह गुर्राया, अगर तुम इतनी ही समझदार हो, तो इसे पढ़कर दिखाओ। साबित करो कि तुम्हारे शब्द सिर्फ हिम्मत नहीं, ज्ञान भी रखते हैं। अन्या ने दस्तावेज को उठाया। उसकी उंगलियां शांत थीं, जैसे उसे किसी डर ने नहीं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति सहारा दे रही हो। उसकी आंखों में अब मासूम बच्ची की झलक नहीं थी, वहां था एक विद्वान का आत्मविश्वास। अन्या ने पांडुलिपि को अपनी दोनों हथेलियों में थामा। उसकी आंखें धीरे धीरे शब्दों और प्रतीकों पर घूमने लगीं। मीरा घबराकर बेटी की ओर देख रही थी, उसके होंठ लगातार प्रार्थना के शब्द बुदबुदा रहे थे। राजीव अपनी कुर्सी पर अकड़कर बैठा था। उसके चेहरे पर उपहास की लकीरें थीं। चलो, देखता हूं। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हार मान गए, और तुम, एक सफाईकर्मी की बेटी, क्या करोगी? लेकिन अन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह उन अक्षरों से कोई संवाद कर रही हो। कुछ पल बाद उसने धीरे से सिर उठाया और बोली, सर, क्या आप जानते हैं मैं कितनी भाषाएं बोल सकती हूं? राजीव ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। भाषाएं? तुम? हाँ, जरूर। शायद टूटी फूटी हिंदी और थोड़ी बहुत अंग्रेजी। बस यही? अन्या ने दृढ़ आवाज में कहा। नहीं, सर। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फ्रेंच, पुर्तगाली, जर्मन और रूसी। कुल मिलाकर 9 भाषाएं। कमरा सन्नाटे में डूब गया। मीरा ने हैरानी से बेटी की ओर देखा। उसे भी पता नहीं था कि अन्या ने इतनी भाषाएं सीख ली है। राजीव की हंसी अचानक थम गई। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। न, 9 भाषाएं? वह हकलाया। यह असंभव है। तुम्हारी उम्र ही कितनी है? अन्या ने शांत स्वर में कहा। उम्र से नहीं, लगन से तय होता है कि इंसान कितना सीख सकता है। और मैंने यह सब सीखा है,
बिना किसी महंगी स्कूल की फीस दिए, बस किताबों, लाइब्रेरी और मेहनत से। मीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े, यह गर्व और हैरानी के आंसू थे। राजीव पहली बार महसूस कर रहा था कि वह अपनी अकड़ के बावजूद इस बच्ची के सामने छोटा पड़ रहा है। कांच के दरवाजे से धूप की किरणें अंदर आ रही थीं, और उसी रोशनी में मीरा और अन्या राजीव के आलीशान ऑफिस में खड़ी थीं। एक तरफ संगमरमर की मेज, महंगी पेंटिंग्स और चमचमाते गिलास के शोपीस, दूसरी तरफ मां बेटी की सादगी और थकान। मीरा ने अपनी झुकी हुई आंखों से चारों ओर देखा। उसके लिए यह जगह कोई मंदिर जैसी नहीं, बल्कि एक कैदखाना थी, जहां उसे हर दिन अपमान झेलना पड़ता था। उसकी ट्रॉली के पहिए संगमरमर के फर्श पर चरमराए, मानो वे भी इस भारी माहौल को महसूस कर रहे हों। अन्या धीरे धीरे कमरे में कदम रख रही थी। उसकी छोटी सी परछाई बड़े बड़े झूमरों और विशाल खिड़कियों के सामने और भी नन्ही लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जिज्ञासा और आत्मसम्मान की। राजीव ने दोनों को ध्यान से देखा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो, यह है तुम्हारी बेटी, उसने ताना मारते हुए कहा। कितनी प्यारी है। ठीक तुम्हारी तरह ही। मामूली। मीरा के होंठ कांप गए। वह जानती थी, यह आदमी अब उसकी बच्ची को भी निशाना बनाएगा। उसने डरते डरते जवाब दिया, सर, यह बस मेरे साथ आई है। किसी को घर पर छोड़ नहीं सकती थी। इसे कुछ मत कहिए। राजीव ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया और भारी आवाज में कहा, नहीं मीरा, यही तो मजा है। आज इसे भी समझाना जरूरी है कि दुनिया किसकी है और कौन सिर्फ झाड़ू पोंछा करने के लिए पैदा हुआ है। कमरा एकदम शांत हो गया। मीरा का दिल धड़कने लगा, लेकिन अन्या अब भी चुपचाप खड़ी थी। उसकी नन्ही उंगलियां अपने पुराने स्कूल बैग की पट्टी कसकर पकड़ रही थी। यह टकराव अब शुरू हो चुका था, और वही मासूम बच्ची आगे चलकर उस आदमी की पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। राजीव अपनी कुर्सी से उठकर धीरे धीरे मीरा के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसकी आंखों में वही शिकारी चमक थी। मीरा, उसने जहर भरे स्वर में कहा, जरा अपनी बेटी को बताओ, तुम यहां हर रोज क्या करती हो? बताओ इसे कि इसकी मां का काम क्या है। मीरा का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं ऑफिस साफ करती हूं, सर। बिल्कुल सही, राजीव ने जोर से ताली बजाई, मानो कोई तमाशा देख रहा हो। तुम सफाई करती हो। और तुम्हारी पढ़ाई? कितनी दूर तक पहुंची थी तुम? मीरा की आंखें झुक गईं। होंठ कांपे। सर, मैंने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। राजीव ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। सिर्फ हाई स्कूल? और अब यहां ऑफिस के टॉयलेट चमकाती हो। वाह, क्या तरक्की है। मीरा का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी उंगलियां ट्रॉली के हैंडल पर इतनी कस गईं कि नाखून सफेद हो गए। दिल में दर्द और अपमान का तूफान उमड़ रहा था, लेकिन वह चुप रही। उसके लिए यह अपमान नया नहीं था। 8 सालों से वह ऐसे तानों की आदी हो चुकी थी। पर आज कुछ अलग था। आज उसकी बेटी उसके साथ खड़ी थी। अन्या की बड़ी बड़ी आंखों में उलझन थी। उसने पहली बार देखा कि कोई आदमी उसकी मां को इतनी बेरहमी से नीचा दिखा रहा है। अब तक वह जानती थी कि वे गरीब हैं, लेकिन उसने कभी मां को शर्मिंदा होते नहीं देखा था। यह पल उसके दिल में आग की तरह जल उठा। मीरा ने सिर और झुका लिया, मगर उसके दिल में आंसू लहरें मार रहे थे। वह चाहती थी कि किसी तरह यह दिन जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन राजीव की योजना अभी शुरू ही हुई थी। वह मुस्कुराता हुआ अपनी मेज की तरफ लौटा और बोला, और अब देखते हैं, यह तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह ही नाकाम है या नहीं। कमरे का माहौल अचानक और भारी हो गया। मीरा ने डर से अन्या की तरफ देखा, मगर बच्ची की आंखों में धीरे धीरे एक नया भाव उभर रहा था, दृढ़ता। राजीव ने अपनी मेज पर रखी पुरानी पांडुलिपि को उठाया। कागज की परतें उसकी उंगलियों में सरसराई, मानो सदियों का बोझ उनमें छिपा हो। उसने दस्तावेज को मीरा और अन्या के सामने मेज पर पटका और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, देखो, यह है मेरी सबसे बड़ी खजाना। इस पांडुलिपि को अब तक 5 बड़े विश्वविद्यालयों के विद्वान पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं,
लेकिन सब नाकाम रहे। संस्कृत, अरबी, फारसी, चीनी, हर भाषा का मिलाजुला रूप इसमें है। किसी से कुछ समझ नहीं आया। वह अचानक अन्या की तरफ झुक गया। तो बताओ, छोटी लड़की, तुम क्या कर सकती हो? तुम्हारी माँ जैसी ही अनपढ़ होगी ना? या फिर सिर्फ झाड़ू पोंछा करने की कला सीखी है? कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा का दिल बैठ गया। उसने घबराकर धीरे से कहा, सर, यह बच्ची है। इसे छोड़ दीजिए, कृपया। राजीव ने उसकी बात काट दी। नहीं, मीरा, असली मजा तो इसमें है। जब बड़े बड़े डॉक्टर और प्रोफेसर इस कागज को नहीं समझ पाए, तो देखना अब यह सफाई कर्मी की बेटी क्या कमाल करती है। उसने पांडुलिपि को अन्या की ओर धकेल दिया। अन्या ने धीरे धीरे उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थीं। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा और साहस चमक रहा था। मीरा ने अपनी बेटी की ओर देखा। वह चाहती थी कि अन्या पीछे हट जाए, लेकिन बच्ची ने कागज उठाकर सामने रख लिया। उस पल मानो कमरे की हवा ही बदल गई। राजीव अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, चेहरे पर वही अहंकारी मुस्कान थी। चलो, दिखाओ, क्या कर सकती हो? उसकी आवाज में जहर था, लेकिन अन्या के दिल में कुछ और ही उबल रहा था, अपनी मां की इज्जत बचाने की ज्वाला। मुंबई के ऊंचे गगनचुंबी इमारत की 52वीं मंजिल पर बैठा राजीव मल्होत्रा अपनी दुनिया का बादशाह समझता था। केवल 51 वर्ष की उम्र में उसने ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया था जो पूरे भारत में तकनीकी जगत को हिला देता था। राजीव के पास अरबों की संपत्ति थी, महंगे शौक, और उससे भी बड़ा, उसका अहंकार। उसके दफ्तर की दीवारें इटली से मंगाए गए काले संगमरमर से सजी थीं, और वहां लगी हुई कलाकृतियां आम आदमी की कई पीढ़ियों की कमाई से भी महंगी थीं। चारों ओर फैला कांच का नज़ारा मानो उसे रोज याद दिलाता था कि वह उन सभी आम इंसानों से कहीं ऊपर है जो सड़कों पर चींटियों की तरह रेंग रहे हैं। राजीव का असली नशा उसके पैसों में नहीं, बल्कि उस ताकत में था जो उसे औरों को नीचा दिखाने का मौका देती थी। किसी को अपमानित करना, किसी की कमजोरी पर हंसना, किसी मेहनतकश को तुच्छ साबित करना, यही उसका असली मनोरंजन था। उस दिन भी राजीव अपने ऑफिस की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में स्विस घड़ी चमक रही थी, जिसकी कीमत मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार की पूरी जिंदगी की कमाई से भी अधिक थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, मुस्कान उस आदमी की जिसे लगता है कि दुनिया उसके इशारों पर झुकती है। उसी वक्त उसके सुनहरी इंटरकॉम से एक कांपती हुई आवाज आई, सर, मेहरा जी और उनकी बेटी सफाई के लिए आ गई हैं। राजीव की आंखों में एक शिकारियों जैसी चमक आ गई। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अंदर भेज दो, उसने धीमी और नुकीली आवाज में कहा। आज वह उन्हें अपना नया खेल दिखाने वाला था। यह कहानी यहीं से शुरू होती है, एक धनी मगर निर्दयी आदमी, एक माँ जो सालों से अदृश्य बनी रही, और उसकी 12 साल की बेटी, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। उस दिन ऑफिस का शीशे का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कदम रखा 45 वर्षीय मीरा ने, सफाई कर्मचारी, जिसने पूरे 8 साल से उसी इमारत की फर्श और दीवारों को चमकाया था। नीली यूनिफॉर्म में सजी जी, सिर पर हल्का दुपट्टा, हाथों में झाड़न और ट्रॉली, यह उसकी दुनिया थी, उसकी रोजी रोटी। मीरा के पीछे धीरे धीरे आई उसकी बेटी, अन्या। केवल 12 साल की छोटी बच्ची, मगर आंखों में जिज्ञासा की चमक। उसके पैरों में काले चमड़े के पुराने जूते थे जिन्हें बार बार पॉलिश किया गया था। स्कूल की यूनिफॉर्म जगह जगह पर सिली हुई थी, मगर साफ सुथरी। उसके कंधे पर पुराना लेकिन करीने से संभाला हुआ स्कूल बैग लटका था, जिसमें से झांक रही थीं लाइब्रेरी की किताबें। अन्या की मासूमियत और दफ्तर की ऐश्वर्यशाली चमक, यह विरोधाभास किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल हिला देता। मगर राजीव मल्होत्रा संवेदनशील नहीं था। उसकी नज़रों में यह सब केवल एक तमाशा था। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए, सर। आज बेटी को साथ लाना पड़ा। घर पर छोड़ने वाला कोई नहीं था। अगर आपको असुविधा हो तो हम वापस चले जाते हैं। राजीव ने ठंडी हंसी के साथ हाथ उठाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो सही मौका है।
मैं तो आज बहुत मनोरंजन करने वाला हूं। उसके चेहरे पर वह शिकारी मुस्कान लौट आई। मीरा का दिल बैठ गया। वह जानती थी, जब भी बॉस इस तरह मुस्कुराता है, कुछ बुरा होने ही वाला है। अन्या चुपचाप माँ के पास खड़ी थी, मगर उसकी बड़ी बड़ी आंखें इस चमचमाते कमरे में सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि अभी आने वाले पलों में वही छोटी सी बच्ची उस आदमी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। राजीव मल्होत्रा उस दिन पहले से ही एक नया खेल सोचकर आया था। उसकी मेज पर एक पुरानी पांडुलिपि रखी हुई थी, पीली पड़ चुकी कागज की चादरें, जिन पर अजीब अजीब चिन्ह और कई भाषाओं के अक्षर मिले जुले लिखे हुए थे। यह राजीव के परिवार की विरासत थी, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी मनोरंजन की वस्तु मानता था। मुंबई विश्वविद्यालय के विद्वान, दिल्ली के संस्कृत विशेषज्ञ, यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़े प्रोफेसर भी इस पांडुलिपि का पूरा अर्थ निकालने में असफल रहे थे। राजीव को यह सब बेहद मजेदार लगता था। उसके लिए यह पांडुलिपि कोई ज्ञान का खजाना नहीं, बल्कि एक उपकरण थी, गरीबों का मजाक उड़ाने और अपनी तथाकथित श्रेष्ठता दिखाने का जरिया। उसने सोचा था, आज मीरा और उसकी छोटी बच्ची को भी इस अपमानजनक खेल में शामिल करेगा। वह मेज के पास जाकर खड़ा हुआ। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन भीतर से जहर टपक रहा था। मीरा, उसने व्यंग्य से कहा, तुम्हें पता है यह क्या है? यह पांडुलिपि दिल्ली, बगदाद और बनारस की सबसे बड़ी विद्वानों ने भी पढ़ने की कोशिश की, मगर सब हार गए। डॉक्टर, प्रोफेसर, विद्वान, किसी से नहीं हुआ। और तुम तो मुश्किल से स्कूल पास हो ना? मीरा की उंगलियां अपनी ट्रॉली की पकड़ पर और कस गईं। उसका सिर और झुक गया। दिल में चोट लगी, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। राजीव ने हंसते हुए दस्तावेज उठाया और उसे हवा में लहराया। आज मजा आएगा। देखना, यह बच्ची इसे देखकर क्या करती है। शायद उसके अंदर सफाई कर्मी का वही टैलेंट होगा, कूड़े को पहचानने का। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। मीरा का चेहरा लाल पड़ गया। वह जानती थी, राजीव का इरादा केवल उन्हें नीचा दिखाने का है। लेकिन अन्या, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक हल्की चमक उभरी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह पल, यही अपमानजनक खेल, जल्द ही उसकी जिंदगी और राजीव की तकदीर दोनों बदल देगा।